नमस्कार। एक बहुत पुरानी कहावत है, आपने सुनी होगी, ज्ञान ही शक्ति है। लेकिन आज की दुनिया में खासकर जब देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो, तो ये पता लगाना कि असलियत क्या है, कौन सी जानकारी भरोसे लायक है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम कुछ ऐसे ही थोड़े उलझे हुए मामलों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और लेख हैं जिनमें चीन पर यह इल्जाम लगाया गया है कि वो अपने दो करीबी सहयोगियों पाकिस्तान और रूस को मतलब महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी दे रहा है, खासकर सैटेलाइट से मिली तस्वीरें, इस तरह की चीजें। हाँ, और इन रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं कि चीन ने कथित तौर पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद की और यूक्रेन के खिलाफ रूस की। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये जो स्रोत हैं, इनमें क्या दावे किए गए हैं, क्या सबूत बताए गए हैं, अगर बताए गए हैं तो, और फिर चीन ने इन पर क्या कहा है, उसे थोड़ा समझा जाए। देखिए, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी दुनिया में क्या चल रहा है उसमें दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। मतलब आजकल की लड़ाइयों में, संघर्षों में खुफिया जानकारी और जियोपॉलिटिक्स कैसे काम करती है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अहम हो सकता है। सही बात है। इंटेलिजेंस का रोल तो हमेशा से रहा है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के साथ इसका रूप बदल गया है। हाँ, तो शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दें, हमारी ये पूरी चर्चा सिर्फ हमें मिले स्रोतों यानी इन रिपोर्ट्स और लेखों पर आधारित है। हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जानकारी को निष्पक्ष तरीके से सामने रखना है। बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। हाँ, तो आइए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो पहला मामला जो सामने आया वो जुड़ा है मई 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष से। उसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था। जी। उस वक्त भारतीय सेना के डिप्टी चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह। उन्होंने एक काफी बड़ा दावा किया था। हाँ, मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में। उनका कहना था कि लड़ाई के दौरान चीन पाकिस्तान को बिल्कुल रियल टाइम मतलब लाइव जानकारी दे रहा था। बिल्कुल। उन्होंने एक वाकया भी बताया था। जब दोनों देशों की सेनाओं के जो सीनियर अधिकारी होते हैं, डीजीएमओ लेवल की बातचीत जब चल रही थी। अच्छा, हॉटलाइन पर? हाँ, उसी दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों ने कथित तौर पे ये जताया कि उन्हें पता है कि भारत की कोई खास फौजी टुकड़ी या कोई हथियार सिस्टम, उन्होंने महत्वपूर्ण वेक्टर शब्द इस्तेमाल किया, वो हमले के लिए तैयार है। और उन्होंने कहा कि ये जानकारी चीन से मिल रही थी उसी वक्त। जी हाँ, दावा यही था कि ये जानकारी उन्हें चीन से उसी वक्त लाइव मिल रही थी। ये बहुत गंभीर आरोप था। ये वाकई गंभीर है। अच्छा, और इस पर कुछ एनालिस्ट्स का क्या कहना था? क्या ये सिर्फ एक आरोप था या इसके पीछे कोई और एंगल भी देखा जा रहा था? हाँ, ये दिलचस्प है। स्रोतों के मुताबिक कुछ जानकारों का मानना है कि ये चीन की एक सोची समझी रणनीति, एक चाल हो सकती है। शायद वो पाकिस्तान को एक तरह की लाइव लैब की तरह इस्तेमाल कर रहा था। लाइव लैब मतलब ये देखने के लिए कि भारत के खिलाफ उसकी अपनी तैयारी या जो सिस्टम्स वो पाकिस्तान को दे रहा है वो कितने कारगर हैं। एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड। अच्छा, ये एक दिलचस्प थ्योरी है। तो इस पर पाकिस्तान और चीन की क्या प्रतिक्रिया आई? हाँ, ये जानना भी जरूरी है। देखिए, पाकिस्तानी अधिकारियों ने तो जोर देकर कहा कि उन्हें चीन से कोई सीधी मदद मतलब एक्टिव सपोर्ट नहीं मिला। सीधी मदद का इनकार किया। हाँ, लेकिन उन्होंने इस बात पर क्या कहते हैं, गोलमोल जवाब दिया या चुप्पी साध ली कि क्या उन्हें सैटेलाइट या रडार से कोई मदद मिली थी। उस पे कोई स्पेसिफिक कमेंट नहीं किया। अच्छा, तो सीधा इनकार नहीं किया सैटेलाइट मदद का? नहीं, उस पर स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहा। और दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है माओ निंग, उन्होंने इन इल्जामों को बहुत तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये तो चीन और पाकिस्तान के बीच का सामान्य रक्षा सहयोग है और इसका निशाना कोई तीसरा देश मतलब भारत नहीं है। वही स्टैंडर्ड जवाब जो अक्सर आता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक पैटर्न सा दिखता है ना, सीधा इनकार करने के बजाय जवाब को थोड़ा अस्पष्ट रखना। ये अस्पष्टता अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। क्या ये जानबूझकर है? हाँ, ये पैटर्न वाकई ध्यान देने वाला है, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद बिल्कुल इसी तरह के लगभग मिलते जुलते इल्जाम चीन पर फिर लगे। इस बार यूक्रेन युद्ध के सिलसिले में रूस की मदद करने को लेकर। जी, रूस यूक्रेन संघर्ष। हाँ, इस बार यूक्रेन की जो विदेश खुफिया एजेंसी है उसके एक अधिकारी ओले अलेक्सांड्रोव ने दावा किया। उनका कहना था कि चीन रूस को खुफिया जानकारी दे रहा है ताकि रूस यूक्रेन के अंदर अपने मिसाइल हमले ज्यादा सटीक, ज्यादा असरदार तरीके से कर सके। तो यहाँ भी इंटेलिजेंस शेयरिंग का ही आरोप है। हाँ, आरोप यह है कि चीन बहुत ऊंचे लेवल पर रूस के साथ मिलकर सैटेलाइट से जासूसी यानी टोही ऑपरेशन कर रहा है,
ताकि अहम ठिकानों, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स की पहचान की जा सके। क्या कोई खास उदाहरण भी दिया गया? हाँ, एक उदाहरण दिया गया। अगस्त 2025 में जाकरपट्टिया नाम का एक इलाका है यूक्रेन में, वहां अमेरिका की एक फैक्ट्री पर मिसाइल हमला हुआ था। तो इशारा ये था कि शायद इस तरह की विदेशी निवेश वाली जगहों को निशाना बनाने में यह सैटेलाइट जानकारी काम आई होगी। अच्छा, और क्या सैटेलाइट की गतिविधि के बारे में कुछ और स्पेसिफिक दावे थे? हाँ, बिल्कुल थे। यूक्रेन की एक मिलिट्री न्यूज़ वेबसाइट है, मिलिटारनी, उसने 5 अक्टूबर को एक रिपोर्ट छापी। उसमें कहा गया कि चीन के कम से कम 3 जासूसी सैटेलाइट, ये योगान 33 सीरीज के सार सैटेलाइट्स थे। सार मतलब सिंथेटिक अपर्चर रडार, हम्म, जो बादलों में भी देख सकता है। हाँ, बिल्कुल वही, जो रात में या खराब मौसम में भी तस्वीरें ले सकता है। हाँ। तो ये सैटेलाइट पश्चिमी यूक्रेन के उन इलाकों के ऊपर से गुजरे जहां रूस ने ठीक उसी दौरान मिसाइल या ड्रोन से हमला किया था। ये तो काफी स्पेसिफिक दावा है, टाइमिंग को लेकर। हाँ, टाइमिंग पर ही जोर था। रिपोर्ट में यह भी था कि 4 अक्टूबर को लवीव शहर के ऊपर ऐसे सैटेलाइट 9 बार उड़े और अगले दिन 5 अक्टूबर को योगान 34 नाम का एक ऑप्टिकल सैटेलाइट जो तस्वीरें लेता है, वो 7 बार गुजरा। बापरे, इतनी बार? हाँ, और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन के पास ऐसे करीब 60 अलग-अलग योगांग सैटेलाइट हैं, ऑप्टिकल, रडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस वाले, जो यूक्रेन के ऊपर नजर रखने में सक्षम हैं। ये करीब 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में उड़ते हैं और लगभग 90 मिनट में धरती का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। ये जानकारी काफी डिटेल्ड है, लेकिन क्या इन दावों की कोई सीमाएं भी है? मतलब क्या ये पक्का है कि सैटेलाइट गुजरा तो जासूसी भी कर रहा था? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मिलिटानी की रिपोर्ट खुद ये बात मानती है। उन्होंने कहा कि उन्हें पक्के तौर पे ये नहीं पता कि जब ये सैटेलाइट यूक्रेन के ऊपर से गुजरे तो क्या वो वाकई उस वक्त टोही गतिविधि मतलब जासूसी कर रहे थे या नहीं। अच्छा, तो ये कंफर्म नहीं है। हाँ, क्योंकि किसी सैटेलाइट का किसी जगह के ऊपर से गुजरना एक बात है और उसका एक्टिवली डेटा कलेक्ट करना दूसरी बात। ये संभव है कि वो किसी और मिशन पर हो या उस वक्त एक्टिव ना हो। समझ गया। और जैसा आपने पहले कहा था, ये पहली बार नहीं है कि चीन पर रूस की मदद के ऐसे आरोप लगे हैं। अप्रैल 2024 में अमेरिका ने भी यही कहा था कि चीन रूस को मिलिट्री इस्तेमाल के लिए सैटेलाइट तस्वीरें दे रहा है, 100 से ज्यादा चीनी सैटेलाइट से। और अमेरिका का आरोप था कि इन तस्वीरों का इस्तेमाल नाटो सैनिकों की निगरानी और यूक्रेन में टारगेटेड हमलों के लिए किया गया। तो ये पैटर्न जैसा आप कह रही थी बार बार सामने आ रहा है। बिल्कुल, और हर बार चीन का जवाब भी लगभग एक जैसा ही रहा है। उन्होंने तब भी और अब भी इन सभी इल्जामों को सिरे से खारिज किया है। वो लगातार कहते हैं कि यूक्रेन युद्ध में उनकी कोई सीधी फौजी भूमिका नहीं है। रूस के साथ जो उनकी नो लिमिट साझेदारी है, वो सिर्फ आर्थिक और राजनयिक है। मतलब वही जवाब जो पाकिस्तान वाले मामले में था, सामान्य सहयोग, किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ नहीं। हाँ, बिल्कुल वही पैटर्न, सामान्य सहयोग की बात करना और ये कहना कि ये किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है। ये लगातार इनकार और अस्पष्टता ये सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये पैटर्न वाकई सोचने वाली बात है और मामला शायद सिर्फ सैटेलाइट जासूसी तक ही सीमित नहीं है ना। चीन भले ही ऊपर से न्यूट्रल तटस्थ दिखने की कोशिश करे, लेकिन पश्चिमी देश, यूक्रेन खुद और कई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि चीन छिपकर मतलब कोवर्टली रूस की काफी मदद कर रहा है। हाँ, ये आरोप भी बहुत लग रहे हैं। इसमें सिर्फ जानकारी साझा करना ही नहीं, बल्कि वो चीजें देना भी शामिल है जिनका दोहरा इस्तेमाल हो सकता है, मतलब सिविलियन यूज भी और मिलिट्री यूज भी, डुअल यूज टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं। जी, ड्यूल यूज गुड्स। हाँ, और आर्थिक मदद फाइनेंशियल चैनल्स के जरिए। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि चीन की घोषित स्थिति और उसके कथित एक्शंस में कितना अंतर है। बिल्कुल। ये जो बाकी मदद के आरोप हैं, क्या इनमें कुछ और स्पेसिफिक बातें भी सामने आई हैं? हाँ, काफी कुछ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तो कई बार सीधे सीधे कहा है कि चीन रूस को गोला बारूद, हथियारों के पुर्जे और इंटेलिजेंस दे रहा है और यहां तक कि शायद रूस की जमीन पर हथियार बनाने में भी मदद कर रहा है। ये बहुत बड़ा आरोप है। ये तो डायरेक्ट मिलिट्री एड का आरोप हो गया। हाँ, और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी कहा है कि चीन रूस की मिसाइलों, टैंकों और लड़ाकू विमानों के लिए जो जरूरी पुर्जे होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स या ड्रोन बनाने का सामान, वो सप्लाई कर रहा है। सेमीकंडक्टर्स तो आजकल बहुत क्रिटिकल हैं। बिल्कुल। एक अंदाजा ये भी लगाया गया है कि रूस जो शाहिद ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, जो काफी चर्चा में रहे हैं, उनके करीब 65% कंपोनेंट्स कथित तौर पर चीन में बने हैं, यहां तक कि उनका लॉन्च सिस्टम भी। 65%, ये तो बहुत बड़ा हिस्सा। हाँ, और भी कई दावे हैं जो स्रोतों में बताए गए हैं, हालांकि सबके साथ पक्के सबूत शायद न हो,
लेकिन आरोप हैं, उनके सारे पुर्जे चीनी हैं। डिकॉय ड्रोन्स में भी चीनी कंपोनेंट्स। हाँ, फिर कुछ चीनी कंपनियों पर रूस की इस्कंदर मिसाइल सिस्टम बनाने में मदद करने का इल्जाम लगा। इनके नाम भी दिए गए थे, बीजिंग एविएशन, रुइजन, जोंगफू शेनियंग। अच्छा। फिर मई 2025 में खबर आई कि रूसी सेना यूक्रेन के ड्रोन गिराने के लिए चीन में बने नए लेजर सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। कहा गया कि ये वैसा ही सिस्टम है जैसा ईरान को सप्लाई किया गया था। लेजर सिस्टम्स भी। जी। फिर रूस की तरफ से लड़ने वाले चीनी लड़ाके, मतलब भाड़े के सैनिक, उनकी भी बात सामने आई। 2 पकड़े भी गए थे पूर्वी यूक्रेन में। हालांकि चीन ने कहा कि इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमेशा का स्टैंड होता है ऐसे मामलों में। हाँ, और कीव में कुछ चीनी नागरिक गिरफ्तार हुए जिन पर शक था कि वो नेपच्यून क्रूज मिसाइल सिस्टम से जुड़ी क्लासिफाइड मिलिट्री जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे थे। और एक और रिपोर्ट थी ब्लूमबर्ग की जुलाई 2025 में। उसमें दावा किया गया कि रूस की एक कंपनी है एरोहिट, वो चीनी सप्लायरों और इंजीनियरों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर लड़ाकू ड्रोन बना रही है। ये तो बहुत सारे आरोप हैं और काफ़ी अलग अलग तरह की मदद के, इंटेलिजेंस से लेकर कंपोनेंट्स, हथियार और शायद प्रोडक्शन तक। हाँ, लिस्ट काफ़ी लंबी है। और जैसा हमने पहले भी बात की, चीन इन सभी इल्ज़ामों से लगातार इनकार करता रहा है। वो अपनी तटस्थता की बात दोहराता है कि वो इस झगड़े में किसी का पक्ष नहीं ले रहा। लेकिन फिर वो वांगी वाला बयान, उसका क्या? हाँ, यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांगी, उन्होंने 3 जुलाई को यूरोपियन यूनियन की एक टॉप डिप्लोमेट काजा कलास से कथित तौर पर यह कहा कि चीन ये खतरा नहीं उठा सकता कि रूस यूक्रेन में युद्ध हार जाए। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है अगर उन्होंने ऐसा कहा है। हाँ, और वजह ये बताई गई कि चीन को डर है कि अगर रूस हार गया तो अमेरिका का पूरा ध्यान चीन की तरफ मुड़ जाएगा, जो चीन नहीं चाहता। तो ये बयान तो उनकी घोषित तटस्थता से बिल्कुल मेल नहीं खाता। बिल्कुल नहीं, और यही एक अहम सवाल खड़ा करता है। चीन की जो पब्लिक पोजीशन है और जो उसके कथित एक्शंस या फिर इस तरह के रणनीतिक बयान है, उनमें कितना तालमेल है या कितना विरोधाभास है। सही बात है। क्या ये उनकी कोई डबल गेम है या एक जटिल जियोपॉलिटिकल रणनीति का हिस्सा? शायद वही, जहां वो एक तरफ तटस्थता का दिखावा करते हैं लेकिन दूसरी तरफ अपने रणनीतिक हितों को साधने के लिए पर्दे के पीछे से कदम उठाते हैं। ये काफी जटिल लगता है। हाँ, और एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए, जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, अगर चीन खुफिया जानकारी दे भी रहा है तो शायद वो ऐसा करने वाला अकेला देश न हो। अच्छा, मतलब और भी देश शामिल हो सकते हैं। हाँ, इंटेलिजेंस शेयरिंग आजकल काफी आम है। उदाहरण के लिए हाल में ऐसी खबरें आई हैं कि अमेरिका ने भी यूक्रेन को रूस के अंदर काफी अंदर तक ऊर्जा के ठिकानों पर हमला करने के लिए इंटेलिजेंस देने का फैसला किया है। हाँ, ये रिपोर्ट्स आई थी। और दूसरी तरफ रूस का दावा है कि अमेरिका तो पहले से ही नाटो के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके यूक्रेन को लगातार ऑनलाइन इंटेलिजेंस भेजता रहा है। तो मतलब ये खुफिया जानकारी का लेन देन, ये आजकल की लड़ाइयों का एक बहुत ही पेचीदा और अहम हिस्सा बन गया है। बिल्कुल, इसमें कई एक्टर शामिल हो सकते हैं और सब अपने अपने हितों के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है कि चीन पर गंभीर इल्जाम है। पहला, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खुफिया मदद, खासकर सैटेलाइट इंटेलिजेंस देने का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जी। और दूसरा, लगभग वैसा ही आरोप रूस को यूक्रेन के खिलाफ मदद करने का, फिर से सैटेलाइट जानकारी के जरिए मिसाइल हमलों को प्रभावी बनाने में। हाँ, ये 2 मुख्य आरोप हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर। इसके साथ ही रूस को पर्दे के पीछे से कई और तरह के मतलब व्यापक गुप्त मदद देने की भी आरोप हैं, जैसे जरूरी कंपोनेंट्स, डुअल यूज टेक्नोलॉजी, शायद हथियार बनाने में मदद भी। हाँ, वो लिस्ट भी काफी लंबी थी। लेकिन दूसरी तरफ चीन इन सभी बातों से साफ इनकार करता है, अपनी तटस्थता पर जोर देता है। बिल्कुल, लगातार इनकार। पर फिर वांगी जैसे नेताओं के कथित बयान भी सामने आते हैं जो इस घोषित तटस्थता पर सवाल खड़े करते हैं और एक अलग ही कहानी कहते लगते हैं। हाँ, वो विरोधाभास साफ दिखता है। तो ये समझना भी जरूरी है, जैसा आपने पहले भी कहा था, कि जो जानकारी हमारे स्रोतों में है वो ज्यादातर आरोपों, दावों और आधिकारिक बयानों पर आधारित हैं। हर दावे के साथ हमेशा पुख्ता, इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड सबूत नहीं दिए गए हैं। बिल्कुल सही। और हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं था, बल्कि जो जानकारी उपलब्ध स्रोतों में थी उसे जस का तस सामने रखना था, ताकि अलग अलग पहलू, अलग अलग पर्सपेक्टिव समझ आ सकें। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, खासकर जब संघर्ष का माहौल हो, तो जानकारी अक्सर अधूरी होती है, कॉन्टेस्टेड होती है, मतलब उस पर विवाद होता है,
और उसकी कई तरह से व्याख्या की जा सकती है। पारदर्शिता की कमी होती है। हाँ, इसलिए हर दावे को थोड़ा शक की नज़र से देखना और गहराई से सोचना ज़रूरी होता है। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। और यहीं हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे सोचने के लिए। हाँ, अगर ये कथित गुप्त मदद के पैटर्न, जिनका जिक्र आज हमने किया, जारी रहते हैं या और बढ़ते हैं, तो लंबे समय में दुनिया की राजनीति और सुरक्षा पर, जियोपॉलिटिक्स पर, इसके क्या असर हो सकते हैं? हाँ, ये एक अहम सवाल है। और आजकल की लड़ाइयों में जहां जानकारी खुद एक हथियार बन जाती है, ये जो धुंधली या अस्पष्ट जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन एम्बिग्विटी, ये कैसे काम करती है और अलग अलग देशों की रणनीतियों पर कैसे असर डालती है? ये सोचने वाली बात है कि इस अस्पष्टता का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हाँ, तो अगर आपको ये चर्चा जानकारी भरी लगी, खासकर अगर आप यूपीएससी या किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ दुनिया में हो रही घटनाओं को गहराई से समझना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपके मन में कोई सवाल हो या आप अपनी राय देना चाहें, कोई और पहलू जोड़ना चाहें, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हाँ, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।